आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे भारत के जमीनी लोकतंत्र की 35 सालों की उस दिलचस्प यात्रा पर जिसने पंचायती राज की ठोस नींव रखी। इन ऐतिहासिक नोट्स के जरिए इस पूरे सफर को आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति से लेकर 1992 के 73वें संविधान संशोधन तक एक क्रमिक विकास कितनी सफाई से दिख रहा है। ये लंबा सफर दर्शाता है कि कैसे एक के बाद आई समितियों ने एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की जो आगे चलकर देश का एक संवैधानिक आदेश बन गई। हमारी आज की ये पूरी चर्चा इन्हीं 5 ऐतिहासिक पड़ावों के आसपास घूमेगी। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, एल.एम. सिंघवी और आखिर में 1992 का 73वां संशोधन। चलिए सबसे पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, जहां से आधुनिक पंचायती राज का बेस तैयार हुआ। इन नोट्स पर गौर करें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि 1957 का ये वही दौर था जहां से आधुनिक पंचायती राज की सच्ची शुरुआत हुई थी। इस समिति के कंधों पर उस वक्त की मौजूदा पंचायत व्यवस्था को बारीकी से समझने और समीक्षा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इनकी सबसे बड़ी सिफारिश क्या थी? एक बेहद ठोस त्रिस्तरीय यानी 3 टियर सिस्टम, एकदम लॉजिकल पिरामिड की तरह, जो गांव की ग्राम पंचायत से शुरू होता है, बीच में ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति से जुड़ता है और फिर सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद तक जाता है। अब इस पूरे ढांचे के पीछे का मूल विचार समझना बहुत जरूरी है। वो था विकेंद्रीकरण और जनभागीदारी। लक्ष्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ था कि प्रशासनिक शक्तियों को सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उन्हें निकालकर आम नागरिकों के हाथों में सौंपना है, ताकि सत्ता सच में जनता के करीब आ सके। आइए अब सीधे चलते हैं 1978 में हमारे दूसरे पड़ाव पर, अशोक मेहता समिति, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों को और भी मजबूत करना था। इन दस्तावेजों से एक बात तो तय है कि 1978 तक आते आते स्थानीय शासन की संरचना को लेकर राजनीतिक सोच में एक बेहद बड़ा बदलाव आ चुका था। अब फोकस सिस्टम में थोड़े बहुत बदलाव करने पर नहीं, बल्कि उसको पूरी तरह से एक नया आकार देने पर आ गया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। 1957 के उस 3 टियर सिस्टम को अशोक मेहता समिति ने छोटा करके 2 टियर सिस्टम में बदलने की सिफारिश की, मंडल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब पूरा का पूरा जोर जिला स्तर को ही मुख्य और सबसे ताकतवर बनाने पर था। तो इस दौर के सबसे नए और अहम बिंदु क्या रहे? राजनीतिक दलों की भागीदारी और नियमित चुनाव। स्थानीय प्रशासन में राजनीतिक पार्टियों की औपचारिक एंट्री की ये सिफारिश पंचायत सुधार की दिशा में सच में एक बिल्कुल नया और बड़ा मोड़ थी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, जीवी के राव समिति 1985, जहां पूरा ध्यान विकास पर केंद्रित किया गया। इन नोट्स के इस फ्लोचार्ट को देखकर आसानी से समझ आता है कि प्रशासनिक दिशा एक बार फिर से बदल रही थी। अब सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाया गया, पंचायत को ग्रामीण विकास का मुख्य केंद्र बनाना। यहां मुख्य निष्कर्ष ये निकलता है कि 1985 के उस दौर में पंचायत की प्रशासनिक भूमिका को लगातार बढ़ाने और जिला परिषद को और भी ताकतवर बनाने के लिए जानबूझकर ठोस कदम उठाए गए। लक्ष्य सीधा था, ग्रामीण विकास को हर हाल में बेहतर बनाना। और ठीक एक साल बाद आता है हमारा चौथा पड़ाव, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, जिसने कानूनी स्थायित्व की मांग सामने रखे। इन नोट्स में बने उस ताले यानी पैडलॉक के आइकन पर जरा गौर करें। इसका संदेश एकदम स्पष्ट है, स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करना। एक ऐसी कानूनी ताकत की जरूरत महसूस की गई जो इन संस्थानों को हमेशा के लिए मजबूती से बांध कर रख सके। सबसे बड़ी और अहम सिफारिश थी पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा देना। इसका सीधा सा मतलब था एक ऐसी कानूनी गारंटी जो इनकी शक्तियों और अस्तित्व दोनों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दे। साथ ही ग्राम सभा को सशक्त बनाने पर पूरा जोर दिया गया, जिसने आगे आने वाले कानूनी बदलावों के लिए एक ठोस आधार तैयार कर दिया। इन नोट्स का ये एक छोटा सा वाक्य इस समिति की पूरी विचारधारा और उनके जज्बे को बाखूबी समेट लेता है। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना, यही उनका मूल मंत्र था। और आखिरकार हम पहुंचते हैं इस सफर के 5वें और आखिरी पड़ाव पर, 73वां संविधान संशोधन 1992, जहां इस पूरे कानून को हमेशा के लिए मजबूती मिली। कई दशकों की लंबी चर्चाओं, बहस और अलग अलग सिफारिशों के बाद
आखिरकार एक ऐसा ठोस संवैधानिक कानून तैयार किया गया जिसने पूरे के पूरे ढांचे को कानूनी रूप से बदल कर रख दिया। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली बात देखिए। इस संशोधन ने कानूनी रूप से वापस उसी 3 टियर ढांचे पर अपनी पक्की मोहर लगा दी जिसका प्रस्ताव सबसे पहले 1957 में रखा गया था। वही ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत का मॉडल। एक और सच में बड़ा कदम इसमें यह था कि इन सभी पंचायतों के लिए पूरे 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल कानूनी रूप से तय कर दिया गया। इस एक फैसले ने गांव के स्तर पर एक नियमित और सुरक्षित लोकतांत्रिक चक्र की पक्की गारंटी दे दी। इसके साथ ही साथ संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची शामिल की गई और कुल 29 विशिष्ट विषयों को प्रशासन के लिए सीधे तौर पर पंचायतों को सौंप दिया गया। सत्ता और शक्तियों को जमीनी स्तर पर इस तरह से भेजने का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई और हो। इस संशोधन की कुछ अनोखी विशेषताओं ने तो जमीनी शासन की तस्वीर ही बदल दी, जैसे कि पिछड़े वर्गों यानी SC, ST और विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। और हाँ, स्थानीय वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी की गई। इन ऐतिहासिक बदलावों ने पंचायती राज की आत्मा को सच में सशक्त और आत्मनिर्भर बना दिया। इन सभी बातों पर गहराई से विचार करने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। एक साधारण समिति के सुझाव से लेकर एक ठोस संवैधानिक आदेश बनने तक के इस बेहद कठिन 35 सालों के सफर ने आधुनिक ग्रामीण शासन की हकीकत को आज आखिर किस तरह आकार दिया है। विकेंद्रीकरण को देश के कानून की आत्मा में इस तरह बिठा देने से करोड़ों नागरिकों का दैनिक जीवन और उनका अस्तित्व कैसे बदला है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग है जो हम सभी को आगे और गहरी सोच विचार करने के लिए प्रेरित करता है।